नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में हम करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत ज्यादा विशेष है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट की आग बढ़ती जा रही है, वेस्ट एशिया पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ रहा है, ऐसे में इस वैश्विक संकट के समय भारत लगातार संकट में समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। और यही वजह रही कि भारत सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि विपक्ष और सरकार मिलकर इस संकट के समय में भी समाधान का रास्ता तय कर सके। हालांकि इसमें भी खूब राजनीति हुई, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट की आशंका गहराती जा रही है। और इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में सरकार और विपक्ष के कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जहां मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात, ऊर्जा सुरक्षा और भारत की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं वो तमाम चेहरे इस बैठक में उपस्थित रहे। इसके अलावा अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीडीपी, आरजेडी और अन्य दलों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि यहां पर दिलचस्प तस्वीर उस वक्त आई जब कांग्रेस की बात हम जब करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी इस बैठक से नदारद रहे, और वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने तो इस बैठक का बहिष्कार ही कर दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में एक अलग ही संदेश गया। चर्चा शुरू हो गई कि ये वो पार्टियां हैं, ये वो चेहरे हैं जिनके लिए राष्ट्र नीति पीछे है, राजनीति आगे है। लेकिन इन सबसे इतर सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने संयुक्त रूप से इस बैठक के बाद महत्वपूर्ण ब्रीफिंग दी। उन्होंने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसके प्रभाव और भारत की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। युद्ध के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिससे तेल और गैस की कीमतों में उछाल की आशंका बनी हुई है। क्रूड ऑयल अगर वैश्विक बाजार में देखें तो अब $100 प्रति बैरल बढ़ चुका है, और ऐसे में इन कीमतों की उछाल की और संभावना व्यक्त की जा रही है परिस्थितियों को देखते हुए। इस बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं में कांग्रेस से मुकुल वासनिक और तारिक अनवर की मौजूदगी थी, तो समाजवादी पार्टी से जावेद अली, सीपीएम से जॉन ब्रिटास, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, डीएमके से कलानिधि वीरासामी, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले, टीडीपी से लवु कृष्णा, आरजेडी से अभय कुशवाहा और एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी शामिल रहे। हालांकि सीपीआई के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। इस महत्वपूर्ण बैठक से दूर रहते हुए टीएमसी और खासतौर से राहुल गांधी दोनों ने ही अपना विरोध दर्ज कराया। टीएमसी सांसद सौगत राय का तो ये कहना था कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, ऐसे में हम उनके साथ बैठक में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में ये जो बयान आया वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि टीएमसी की लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, यहाँ पर वो बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा अगर राष्ट्र से जुड़ा हो, नीतियां अगर राष्ट्र पर बननी हो, तो फिर ये विरोध क्यों रहा? क्या टीएमसी के लिए राजनीति ऊपर है और राजनीति पीछे है? टीएमसी के इस रुख ने विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सभी दलों को पश्चिम एशिया की स्थिति पर पूरी जानकारी पारदर्शिता के साथ दी है। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े होने की बात कही है, जिसमें से टीएमसी शामिल नहीं है। उधर किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं के हर सवाल का जवाब दिया गया, सभी को भरोसा दिलाया गया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है और देश में ईंधन की आपूर्ति को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भारत पहले से ही अपने रणनीतिक भंडार और विविध स्रोतों के जरिए ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित करने की दिशा में काम कर रहा है। इस बैठक में यह भी सामने आया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार संपर्क में है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते समुद्री मार्गों की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के स्तर पर कई देशों के साथ बातचीत जारी है ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। इधर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में हम देख ही रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ सकती है, ये कहा जा रहा है, और कई देशों की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो सकती है, उस पर दबाव आ सकता है। और ऐसे में भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए भी ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है। कुल मिलाकर सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए राजनीतिक दलों के बीच समन्वय जरूरी है। हालांकि टीएमसी के बहिष्कार ने राजनीतिक मतभेदों को जरूर उजागर किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि सरकार और विपक्ष मिलकर इस चुनौती का सामना किस तरह से करते हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाता है। बैठक के दौरान पाकिस्तान की संभावित मध्यस्थता को लेकर भी सवाल उठे। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भारत किसी भी संघर्ष में मध्यस्थ या दलाल देश की भूमिका नहीं निभाता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित है और देश अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेता है, निर्णय करता है। सूत्र ये कह रहे हैं कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया बातचीत की भी चर्चा हुई। इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है और सभी देशों को नुकसान हो रहा है। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। चूंकि दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है और इसलिए यहां किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जाए। किसी भी समस्या का हल संवाद होता है और भारत हमेशा से ही युद्ध के नहीं बल्कि संवाद के पक्ष में रहा है और यही अपील भारत लगातार इन तमाम देशों से कर रहा है जिनकी वजह से वैश्विक संकट गहराता जा रहा है। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के जितने साथी पार्टी हैं सबके साथ में बैठक की और पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सब ने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सब पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी की ओर से जानकारी और अपना चिंताएं व्यक्त की और जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष के वजह से जो उत्पन्न हुआ है उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। बिल्कुल ये बड़ा दुखद है कि ये हमारी विपक्षी पार्टियां इस इशू को लेकर के बार बार कहती थी हाल पार्टी मीटिंग हो, उस पर डिस्कशन हो, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है उस पर डिस्कशन हो और उस पर हम एक निर्णय लें।
लेकिन जब पार्टी ने मीटिंग रखी तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी, वो भी नहीं, टीएमसी नहीं, और ये वो पार्टियां हैं जो केवल बाहर मीडिया पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर केवल और केवल फर्जी नैरेटिव करती हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करती हैं। लेकिन जब सरकार बुलाती है उनके राय के लिए, उनके डिस्कशन के लिए, तो उससे गायब हो जाते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ये देश का प्रभावशाली नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सशक्त रूप है, जो इस माध्यम से जैसे सदन में उसके ऊपर चर्चा हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया था, उसके आधार पर हमको ऐसे लगता है कि सारे विपक्षियों को साथ में लेकर एक टीम इंडिया का उन्होंने ऐलान किया था हम सब सांसदों को। उसमें ये भी बताया था कि इसमें विपक्ष हो, सभी राज्यों की सरकारें हैं। हम कोरोना के समय में जिस तरह से एक टीम बोलकर हमने काम किया था, उस तरह से हमको टीम इंडिया के नाम से हमको सारे, जैसा कोई इमरजेंसी हो तो क्राइसिस आता है तो देश में इस तरह का एकजुटता दिखाना और एक टीम इंडिया के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी सबको आह्वान किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वपक्षीय जो दलों की जो बैठक बुलाई गई है, ये सशक्त, सकारात्मक एक ऊर्जा देने वाला प्रयास है। और ये जो पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, देश साहसिक कदम की ओर आगे जा रहा है। आने वाली कोई भी समस्या हो, हमारे देश के सामने आने वाली उस समस्या का मुकाबला सशक्तता से करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सारे दलों को एकत्रित बुलाया है, ऐसे मुझे लगता है। तो सरकार टीम इंडिया की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष और खासतौर से तृणमूल कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से बैठक से निर्धारित रहना, बैठक का बहिष्कार करना, यह अपने आप में बताता है कि व्यक्तिगत राजनीति या पार्टी की राजनीति ऊपर है और राजनीति पीछे है। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ सरकार लगातार काम कर रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नेचुरल गैस, पीएनजी की बात कर रहे हैं हम, पाइप्ड जो नेचुरल गैस है, कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए खास तौर से अहम घोषणाएं की है, जिनका सीधा फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया को ये जानकारी दी। कहा कि पीएनजी विस्तार को लेकर इस विस्तार को तेज करने के लिए तेल कंपनियों ने कई रियायतें देनी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी राहत यह है कि नए पीएनजी कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 500 रुपए तक की मुफ्त गैस दी जाएगी। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी फीस को भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यह ऑफर 31 मार्च तक नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों के लिए लागू रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से पीएनजी कनेक्शन की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी और लोग पारंपरिक ईंधन से गैस आधारित विकल्पों की ओर शिफ्ट होंगे। दिल्ली में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को गति देने के लिए राज्य सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब पाइपलाइन बिछाने का काम 24 घंटे यानी कि दिन रात किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क बहाली शुल्क को भी माफ कर दिया गया है, जिससे कंपनियों को काम करने में आसानी होगी और परियोजनाओं की लागत भी कम हो जाएगी। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और समय सीमा को भी सुव्यवस्थित किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 25 दिनों में करीब 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इससे साफ है कि सरकार के प्रयासों का असर जमीन पर दिखने लगा है। अधिकारियों का यह मानना है कि आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। एलपीजी सप्लाई को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से ये कहा गया है कि देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। 24 मार्च को विभिन्न राज्यों में करीब 2700 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 2000 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सरकार ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। डिजिटल माध्यम से गैस बुकिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में एलपीजी रिफिलिंग के लिए 92% बुकिंग ऑनलाइन की गई है और इसके अलावा 26 राज्यों को 22 लाख टन कमर्शियल एलपीजी आवंटित की गई है और 30,000 छोटे यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर्स भी वितरित किए गए हैं, ताकि छोटे उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सके। इधर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर भी सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश की रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही है। भारत के पास कुल 26 करोड़ टन की रिफाइनिंग क्षमता है।
जिससे ईंधन की आपूर्ति से किसी भी तरह की कमी की आशंका नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत लगातार सक्रिय बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत जारी है ताकि समुद्री मार्गों और सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी बातचीत हुई है, जिसमें शिपिंग लाइनों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के राजदूत से मुलाकात कर क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। कुल मिलाकर सरकार एक तरफ घरेलू स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने और आम लोगों को राहत देने पर ध्यान दे रही है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति को स्थिर बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। ये देश हित में है कि हम पीएनजी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हों। हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। दूसरी बात, जहां जहां पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो जहां पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने दे हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट टिल नाउ। सम ऑफ देम आर शिफ्टिंग। सो आई जस्ट शेयर्ड अ डाटा कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किया है। उनको गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुका है। द एंटिटी जो एंटिटी है वो जितने भी लोगों को जहां पर नेटवर्क अवेलेबल है उनको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगी। रजिस्टर्ड पोस्ट एक लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इंफॉर्मेशन देने के 3 महीने के अंदर कंज्यूमर को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा। जो प्रश्न है कि भारत के जहाज क्यों स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में क्यों हैं, सीधा जवाब है वो लोग वहां तेल भरवाने गए थे, इसलिए कार्गो पिकअप करने गए थे, इसलिए वेस्ट में है। ईस्ट में आने के लिए उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है। उस क्रॉस करने के लिए उनको सही उपयुक्त समय चुनना है, किस समय चले, क्योंकि वहां की स्थितियां सामान्य नहीं है। इसलिए वो समय देखकर उचित समय पर सेफ्टी को ध्यान में रख के मूव करते हैं। और इसी क्रम में जैसा आपने पहले भी देखा 16 तारीख और 17 तारीख को 2 भारतीय जहाज एलपीजी के साथ भारत आए। मैंने आपको कल भी बताया था 2 और जहाज भारतीय फ्लैग के 2 जहाज हैं जो कि एलपीजी कैरी कर रहे हैं। और वो दूसरे सवाल के जवाब में यही 2 जहाज जो चल पड़े हैं वहां से भारत की ओर अग्रसर हैं, इनमें ये दोनों वेस्ट कोस्ट पे पहुंचेंगे, एक कांडला पोर्ट पे और दूसरा न्यू मैंगलोर पे। पहला 26 तारीख को जो कि कल है और दूसरा 27 तारीख को पहुंचेगा और दोनों में मिला करके करीब 92,000 मेट्रिक टन एलपीजी है। एक सवाल था एडवाइजरी की क्या ड्यूरेशन होगी। एडवाइजरी जो जारी हुआ है वो हर पोर्ट के लिए है, चाहे वो मेजर पोर्ट हो या अदर देन मेजर पोर्ट हो। और पोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के इस एडवाइजरी के बेसिस पे काम किया है। और मैंने आपको पहले बताया है कि सारे पोर्ट्स ने, कोई एक्सेप्शन नहीं देखा मैंने इसमें, सारे पोर्ट्स ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता के अनुसार कंसेशंस दिए हैं। और इस क्रम में मैंने आपको रोज एक पोर्ट के विषय में बताया। आज मैंने आपको जो बताया, जो सवाल आपका है कि ये जो अदर देन मेजर पोर्ट है, इसने एडवाइजरी जारी की है 24 तारीख को, कल की डेट की है ये 24 मार्च की। देखिए, ये हर पोर्ट ने अपनी वहाँ की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके कितनी आवश्यकता है, कितनी दे सकते हैं, हर पोर्ट ने दिया है। किसी ने 14 तारीख को। तो कुल मिलाकर सरकार ये स्पष्ट कर रही है कि सरकार की तैयारियां पूरी है और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, सरकार संकट के समय समाधान निकाल रही है। और अपील भी की जा रही है कि पीएनजी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। और जिस तरीके से जहाज फंसे हुए हैं खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि समय रहते सभी जहाज आ रहे हैं,
कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी तरीके का बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। सरकार ने पूरी तरीके से इस संकट का समाधान और उस समाधान पर जो काम करना चाहिए उस पर वो तैयारी शुरू कर दी है, वो काम शुरू कर दिया है। इन सब के बीच भारत तैयार है हर वैश्विक समस्या के समय, हर संकट के समय समाधान ढूंढकर आगे बढ़ने में। लेकिन जिस तरह से मध्य पूर्व में जो युद्ध जारी है, ईरान अमेरिका तनाव के बीच जो कूटनीतिक का हल ढूंढने की तलाश हो रही है, उस पर क्या तस्वीर निकलती है, इस पर सबका ध्यान लगा हुआ है। हालांकि कूटनीतिक हल निकालने की जो कोशिश है उसे तेज कर दिया गया है और इसी कड़ी में तेहरान ने एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए कहा कि भारत इस संकट को कम करने में विश्वसनीय और प्रभावी भूमिका निभा सकता है। यानी इन देशों को भी भारत से उम्मीद है। समाधान अगर कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतैली ने एक बयान ऐसे समय में दिया है जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। वैश्विक शक्तियां समाधान की तलाश में जुटी है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए फताली ने भारत की संतुलित विदेश नीति की सराहना की। इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी भारत की संतुलित विदेश नीति की सराहना की थी और स्पष्ट कहा था कि भारत हमारा मित्र है। और उसके बाद से ही भारत के जहाजों का जो निकलने का सिलसिला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो शुरू हुआ था। पहले शिवालिक, फिर नंदा देवी, फिर जगलाटकी और ऐसे करके 5 जहाज अब तक आ चुके हैं। और ऐसे में अब ईरानी राजदूत का भी भारत की संतुलित विदेश नीति की सराहना करना अपने आप में महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके संबंध एक साथ इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों के साथ मजबूत है। और यही वजह है कि भारत गलतफहमियों को दूर करने और संवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों में से एक होने के नाते भारत के पास कूटनीतिक संतुलन और संवाद की क्षमता है, जो इस तरह के जटिल संघर्षों में बेहद महत्वपूर्ण होती है। ईरानी राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संघर्ष में अस्थायी विराम की घोषणा की है और तेहरान को वार्ता की मेज पर लौटने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वॉशिंगटन ने ईरान को 15 सूत्रीय शांति योजना भेजी है, जिसमें तनाव कम करने और बातचीत बहाल करने के कई प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं, जहां पैराट्रूपर्स की तैनाती शुरू कर दी गई है। हालांकि ईरान के भीतर इस पहल को लेकर एकमत स्थिति नहीं दिख रही है। ईरान की सैन्य इकाइयों ने अमेरिकी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और खातम अल अबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फघारी ने स्पष्ट कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है। उनका बयान काफी सख्त था। कहा कि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से समझौता नहीं करेंगे, न अब न कभी। इस बयान ने यह साफ कर दिया कि ईरान के भीतर कूटनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण में मतभेद बने हुए हैं। इस बीच क्षेत्र में हिंसा और हमले भी तेज हो गए हैं। हालिया घटनाओं में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगने की घटना ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। ईरान से जुड़े हमलों की वजह से खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को जल्द से जल्द नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तेहरान का कहना है कि अतीत में भी जब कूटनीतिक वार्ताएं चल रही थी तब अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की थी और मौजूदा युद्ध की शुरुआत भी इसी तरह के हमलों से हुई है। इन आरोपों के चलते दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट और गहरा गया है, जो कि शांति प्रक्रिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जटिल स्थिति में भारत की भूमिका काफी अहम हो सकती है। भारत के संबंध न केवल अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूत है, बल्कि ईरान के साथ भी ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से भारत का खाड़ी क्षेत्र में बड़ा हित जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने कूटनीतिक पहुंच का विस्तार किया है और युद्ध को एक संतुलित और भरोसेमंद वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। भारत की विदेश नीति की खासियत यह है कि
क्योंकि उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद साथी के रूप में स्टैब्लिश कर दिया है। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति की भी चर्चा हो रही है, क्यों ऐसा हुआ है। तो भारत की विदेश नीति की विशेषता ये रही है कि वो किसी एक धड़े के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ता, बल्कि सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखता है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना और संवाद, यही संतुलन उसे एक संभावित मध्यस्थ बनाता है। अगर भारत इस भूमिका में सक्रिय होता है तो वो न केवल तनाव कम करने में मदद कर सकता है, बल्कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एक मजबूत मंच भी तैयार कर सकता है। हालांकि ये राह आसान नहीं दिखती है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक हैं। अब ऐसे में किसी भी मध्यस्थ को बेहद सावधानी और संतुलन के साथ कदम उठाने होंगे। बावजूद इसके तेहरान का भारत पर भरोसा ये जताता है, ये दिखाता है कि आने वाले समय में नई दिल्ली की कूटनीतिक भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व का मौजूदा संकट वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में अगर भारत अपनी कूटनीतिक ताकत और संतुलित दृष्टिकोण का उपयोग करता है तो वो इस तनाव को कम करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रमाणित हो सकता है। जरूरत में आगे बढ़ते हैं और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच अब शर्तों की जंग भी शुरू हो चुकी है। हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां एक तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो रही हैं। लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है, जिसने क्षेत्रीय राजनीति को और जटिल बना दिया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने 5 दिनों तक हमला रोकने की घोषणा के साथ ही ये प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है, जिसमें पाकिस्तान को मध्यस्थ की भूमिका दी गई है। पाकिस्तान ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच वार्ता की मेजबानी की पेशकश भी की है। हालांकि इस कूटनीतिक पहल के समानांतर अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियां भी बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य पूर्व में पहले से मौजूद लगभग 50,000 सैनिकों के अलावा 1,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं, जबकि 2 मरीन यूनिट्स की तैनाती से हजारों सैनिक और जुड़ सकते हैं। ट्रंप की 15 सूत्रीय योजना बेहद सख्त मानी जा रही है। इसमें ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने, यूरेनियम संवर्धन रोकने, 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को सौंपने और नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की मांग शामिल है। इसके अलावा ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने, क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वैश्विक नौवहन के लिए खुला रखने की शर्त रखी गई है। लेकिन ईरान ने इन सभी शर्तों को लगभग नामंजूर कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में तेहरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में अपने परमाणु अधिकार और यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। ईरान की शर्तें भी उतनी ही कड़ी हैं। वो पूर्ण युद्ध विराम चाहता है, जिससे इजराइल भी जिसमें शामिल हो। साथ ही वो युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, भविष्य में हमला न करने की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी और खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की मांग कर रहा है। यानी साफ है कि दोनों पक्षों की शर्तें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहां अमेरिका ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को सीमित करना चाहता है, वहीं ईरान अपनी संप्रभुता और रक्षा क्षमता पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि वार्ता की संभावनाओं पर संशय बना हुआ है। इस बीच इजराइल भी इस पूरे घटनाक्रम से हैरान बताया जा रहा है। इजराइल लगातार ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में रहा है, लेकिन ट्रंप की ओर से युद्ध विराम प्रस्ताव आने से उसकी रणनीति पर सवाल खड़े हो गए। दूसरी ओर जमीनी हालात ये है कि हवाई हमले और मिसाइल अटैक अब भी जारी है। ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तनाव का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अस्थिरता के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना हुआ है। उधर ईंधन की कीमतों में उछाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संकट को लेकर चिंता बढ़ गई है। वार्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपसी अविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सबसे ज्यादा है। ईरान का आरोप है कि अतीत में भी कूटनीतिक बातचीत के दौरान अमेरिका ने हमले किए, जिससे भरोसा पूरी तरह से टूट गया।
वहीं अमेरिका का कहना है कि वो कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन ईरान की आक्रामक नीतियां इसमें बाधा बन रही हैं। स्थिति को और जटिल बनाते हुए अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। मरीन यूनिट्स की तैनाती और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य जमावड़ा इस बात का संकेत दे रहा है कि वॉशिंगटन हर संभावित स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक जमीनी कार्रवाई के करीब आते हैं तो वो खाड़ी क्षेत्र में माइंस बिछा सकता है। इन सब के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। मिस्र समेत कुछ देश विश्वास निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि कम से कम अस्थायी युद्ध विराम हो सके। हालांकि दोनों पक्षों के विरोधाभासी बयानों ने स्थिति को और उलझा दिया है। अमेरिका बातचीत का दावा कर रहा है जबकि ईरान इसे खारिज कर रहा है। कुल मिलाकर यह संघर्ष अब शर्तों की जंग में बदल चुका है। एक तरफ अमेरिका अपनी रणनीतिक शर्तें थोपना चाहता है तो दूसरी तरफ ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन शर्तों के बीच कोई साझा रास्ता निकलेगा या फिर ये टकराव और गहराता जाएगा। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि संकट सुलझेगा या एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। तो इतना तो तय है कि शर्तों का युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सुर्खियों में है, केंद्र बना हुआ है, वैश्विक सुर्खियों में है। इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर ईरान ने सख्ती बढ़ाते हुए पाकिस्तान के एक जहाज को गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब बताइए, यहीं से ही स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभाए, लेकिन यहां पर ईरान ने तगड़ा झटका दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दी गई जबकि भारतीय जहाज आ रहे हैं। इधर जब पाकिस्तान के जहाजों को अनुमति नहीं दी गई है, इनकार कर दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए, जिससे क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीतिक समीकरणों में नया मोड़ आ गया है। रिपोर्ट से कह रही है कि कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलिन को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने रोक दिया। बाद में उसे वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। ईरान की ओर से कहा गया कि जहाज ने आवश्यक कानूनी प्रोटोकॉल और अनुमति प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, जिसके चलते उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। IRGC ने स्पष्ट किया कि अब इस रणनीतिक मार्ग से गुजरने वाले हर जहाज को ईरानी समुद्री प्राधिकरण के साथ पूर्ण समन्वय करना अनिवार्य होगा। इस कार्रवाई को सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े कूटनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। खास बात तो यह है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख की ओर से हाल ही में मध्यस्थता की पहल की गई है, लेकिन ईरान के इस कदम ने इस कोशिश को भी बड़ा झटका दिया है। ईरान के इस सख्त रुख को उसकी रणनीतिक नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारियों ने साफ कहा कि युद्ध की स्थिति में देश अपने समुद्री क्षेत्रों और व्यापारिक मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखेगा। IRGC नेवी के वरिष्ठ अधिकारी अलीरेजा तंगसीरी ने भी पुष्टि की कि बिना अनुमति के किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया के तेल और गैस व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ये सकरा रास्ता है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे में किसी भी तरह की बाधा या रोक का जो असर होगा वो सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है। मौजूदा युद्ध के चलते पहले ही इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित है और अब ईरान की सख्ती ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। ईरान ने हाल ही में कुछ जहाजों से भारी ट्रांजिट फीस वसूलने का भी निर्णय किया है।
ईरानी सांसद अलाउद्दीन बोरुजर्दी ने कहा है कि यह कदम देश की संप्रभुता और ताकत को दर्शाता है। उनके अनुसार युद्ध की लागत को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूले। हालांकि आपको बता दें कि जब भारत में ईरानी राजदूत से पूछा गया तो साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था ये अफवाह है, लेकिन सच तो ये है कि साफ तौर पर ईरान ने ये तय कर लिया है कि जो भी देश अमेरिका के साथ है, उसके सहयोगी अमेरिका और इजराइल के साथ है, वो इन रास्तों से नहीं गुजरेगा। भारत के साथ क्योंकि संबंध अच्छे हैं, संवाद का सिलसिला जारी है और इसीलिए भारत के जहाज इजली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान भी चर्चा में आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन देशों के लिए खुला है जो ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन जो देश ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनके लिए नियम सख्त रहेंगे। दूसरी ओर इस संकट के बीच भारत की स्थिति अपेक्षाकृत संतुलित नजर आ रही है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सफल रहा है और उसके जहाजों की आवाजाही भी जारी है। विशेषज्ञ इसे भारत की सक्रिय और संतुलित कूटनीति का परिणाम मान रहे हैं, जिसने उसे इस जटिल हालात में भी अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में रखा है। विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि यह घटना सिर्फ एक जहाज को रोके जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संकेत देती है कि ईरान अब क्षेत्रीय जलमार्गों पर अपने नियंत्रण को और मजबूत कर रहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि मध्यस्थता की कोशिशें करने वाले देशों को भी तेहरान अपनी शर्तों के तहत ही महत्व देगा। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तान के जहाज को रोके जाने की घटना ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया का मौजूदा संघर्ष केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कूटनीति, व्यापार और रणनीतिक नियंत्रण की बहुआयामी लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि का असर वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निश्चित पड़ेगा।